स्वागत है आपका स्टूडेंट क्वेस्ट में। मैं बीके मौर्य प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों की चर्चा करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने राष्ट्रीय शक्ति की और शक्ति की पूरा कंसेप्ट को समझा था। अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों की या अवयवों की या उसके प्रकारों की। तो सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राकृतिक। प्राकृतिक के अंतर्गत रखा जाता है भौगोलिक विशेषताएं, प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या। दूसरा आता है सामाजिक। सामाजिक में रखा जाता है आर्थिक विकास क्या है, राजनीतिक ढांचा क्या है, राष्ट्रीय मनोबल क्या है। तीसरा आता है कंसेप्चुअल या प्रत्ययात्मक, जिसमें रखा जाता है नेतृत्व, वर्ग के आदर्श, ये जो समूह बना है या कोई पार्टी बनी है उसके आदर्श क्या हैं, या कोई संगठन या बन रहा है उसके आदर्श क्या हैं। बुद्धि और दूरदर्शिता को रखा जाता है। ये तो हो गए सामान्य, लेकिन विचारकों ने या चिंतकों ने अपने अपने हिसाब से कई भागों में अलग अलग तरह से बांटा है। जैसे मार्गेनथाउ है, मार्गेनथाउ ने 2 भागों में बांटा, एक स्थायी और एक अस्थायी। इसी तरह पामर एंड पार्किंसन ने 2 भागों में बांटा है, मानवीय और गैर मानवीय। इन्होंने मानवीय के अंतर्गत रखा है जनसंख्या को, तकनीकी ज्ञान को, विचारधाराओं को, मनोबल को और नेतृत्व को। और गैर मानवीय में रखा है प्राकृतिक संसाधन और भौगोलिक। और अगले विचारक हैं स्टीफन बी जोन्स। स्टीफन बी जोन्स ने 4 भागों में बांटा है। इन्होंने रखा है भौगोलिक। भौगोलिक के अंतर्गत इन्होंने रखा है कि आकार क्या है, जलवायु क्या है, स्थल का रूपरेखा क्या है, पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, क्या है। अगला प्रकार इन्होंने दिया है कि प्राकृतिक। प्राकृतिक में इन्होंने क्या रखा है कि कच्चा तेल क्या है, कच्चा माल क्या है, प्राकृतिक संसाधन जो हमें मिलते हैं, खनिज पदार्थ जो मिलते हैं, वो सारे इसमें इन्होंने प्राकृतिक में रखे हैं। अगला इन्होंने रखा है मानवीय। मानवीय में रखा है जनसंख्या। जनसंख्या का वर्गीकरण किस तरह का है, समाज में किस तरह का सारी चीज़ें हैं, वो इन्होंने मानवीय में रखा है। और अगला इन्होंने और अंतिम रखा है सामग्री। सामग्री में इन्होंने भंडार का रखा, भंडारण की क्षमता का रखा है कि कितना भंडारण क्षमता है देश के अंतर्गत हर एक चीज़ में। अस्त्र शस्त्र कितने हैं, उसकी सामग्री क्या है, पूंजी कितनी है, राष्ट्रीय आय कैसी है, ये सारी चीज़ों को उन्होंने सामग्री में रखा है। तो इन सब विचारकों के प्रकारों को अगर हम समझे तो मोटा मोटा 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक है मूर्त, जिनको हम ठोस बोल सकते हैं, मतलब जिनको हम उनकी गणना कर सकते हैं, देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, जैसे जनसंख्या है, आर्थिक विकास है, शासन का स्वरूप है, भूभाग है, प्राकृतिक संसाधन, ये सारी चीज़ें मूर्त में आती हैं, लेकिन ठोस में आती हैं। दूसरा है अमूर्त यानी वैचारिक। वैचारिक में क्या था, विचारधारा क्या, नेतृत्व कैसा है, मनोबल कैसा है और नागरिकों का चरित्र कैसा है, ये सारी चीज़ें अमूर्त में आती हैं। और जो राष्ट्रीय शक्ति है वो मूर्त और अमूर्त दोनों के सामंजस्य से ही निर्मित होती है। और इसी चीज़ को जस्टिफाई करते हुए एक विचारक हैं विलियम एविंस्टीन। विलियम एविंस्टीन हैं, इन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र की शक्ति केवल मात्रात्मक नहीं होती है बल्कि गुणात्मक भी होती है। और जो उसके मित्र राष्ट्रों की संख्या और नागरिकों के देशभक्ति और उनके मनोबल, संस्थाओं के लचीलेपन और तकनीकी ज्ञान, रहस्यों का गुप्त रखना और कष्ट सहने की क्षमता जैसे अमूर्त गुणों का परिणाम होती है। मतलब जो किसी राष्ट्र की जो संस्थाएं हैं उनमें कितना लचीलापन है, वो एकदम हार्ड तो नहीं है, डिक्टेटरशिप तो नहीं है, उसमें तकनीकी ज्ञान क्या है, और किसी राष्ट्र के जो रहस्य हैं उसको किस तरह से गुप्त रख सकते हैं, वो कितना गुप्त रखते हैं उसको, और किसी राष्ट्र में कष्ट को सहने की क्षमता कितनी है, वो किस हद तक जा सकते हैं अपने विकास को करने के लिए, किस हद तक कष्ट को सह सकते हैं। ये अमूर्त गुण हैं, इन्हीं का परिणाम है जो किसी राष्ट्र की शक्ति को दर्शाता है। इसीलिए ये केवल मात्रात्मक ना होकर गुणात्मक भी है। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे एक एक करके इसके तत्वों की। अब हम चर्चा कर लेते हैं राष्ट्रीय शक्ति के एक तत्व भूभाग, जिसे हम बोलते हैं भूगोल। भूगोल की चर्चा करने में हम पहले इसकी देख लेते हैं किसी देश का भौगोलिक आकार कैसा है, वो बड़ा है, छोटा है। छोटा देश होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आर्थिक रूप से वो थोड़ा कम होगा तो उसकी शक्ति भी कम होगी। तो इसी के लिए स्लाइसर एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि अगर अन्य बातें समान हों, मतलब
उसका वो विकसित हो गया हो, सारे पैरामीटर पे समान हो, सारे ह्यूमन इंडेक्स बराबर हो, लोग कोई गरीब ना हो, सारे चीज़ें बराबर हों, तो एक देश जितना बड़ा होगा और उसकी सुरक्षात्मक शक्ति उतनी ही अधिक होगी। तो इस बेस पे जितना बड़ा होगा उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। दूसरा इसमें कारक आता है अवस्थिति, मतलब वो कहाँ स्थित है, उसकी लोकेशन क्या है मैप में, विश्व में उसकी स्थिति क्या है। जैसे इसी के लिए पामर एंड पार्किंसन ने कहा है कि प्रादेशिक स्थिति एक राज्य की सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। मतलब वो कहाँ पर अवस्थित है उससे उसकी संस्कृति निर्धारित होती है और उसकी अर्थव्यवस्था निर्धारित होती है। जैसे यूरोप में होगा तो अलग तरह की संस्कृति है, मिडिल ईस्ट में होगा तो अलग तरह की संस्कृति है, और ये साउथ एशिया में होगा तो अलग तरह की संस्कृति है, अमेरिका में जाएंगे तो अलग तरह की संस्कृति है। तो उसी तरह से अर्थव्यवस्थाओं का भी अलग अलग तरह से हैं। और जब अर्थव्यवस्थाएँ अलग तरह से होती हैं तो उनके सैनिक और आर्थिक शक्तियाँ जो होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं इन्हीं चीज़ों से, कि जैसे जैसे जहाँ अवस्थिति होगा उसी तरह के लोग होंगे। तो लोग किस तरह के हैं, लोगों की कदकाठी कैसी है, उनकी अवस्थिति के अनुसार तो उनकी सैन्य शक्ति प्रभावित होती है। वहाँ पर किस तरह की सारी चीज़ें हैं तो उससे उनकी अर्थव्यवस्था किस तरह से चल रही है। जैसे मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो केवल तेल से अर्थव्यवस्था चल रही है, तो वहाँ वो भी आर्थिक शक्ति को प्रभावित करता है। तो इस तरह से अवस्थिति क्या है उसकी, ये सारी चीज़ें सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था और ये सारी चीज़ें उसकी प्रभावित होती हैं। तो अवस्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है शक्ति को निर्मित करने के लिए। और अगला कारक आता है जलवायु। उस देश की जलवायु कैसी है, या उस प्रदेश की या उस राष्ट्र की जलवायु कैसी है। हमने इतिहास में पढ़ा है कि जहाँ सभ्यताओं का विकास हुआ है वो उन्हीं जगह पर हुआ है जहाँ जलवायु जीने लायक रही है, अच्छे से विकसित हुई। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता हो तो वहाँ नदी किनारे हुई, जलवायु मानसूनी है, तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था है, मिट्टी अच्छी है, वहाँ पर लोग रहने लायक हैं, तो उत्कृष्ट सभ्यता का विकास हुआ है, अच्छी सभ्यता निर्मित हुई जो आज तक चली आ रही है। तो इसी चीज़ को हंटिंगटन एक विचारक है, इन्होंने कहा है कि जहाँ भी सभ्यता अपने उत्कर्ष पे पहुँची है तो वहाँ एक विशेष प्रकार का मौसम व्याप्त रहा है। तो ये मौसम बहुत ज़रूरी, जलवायु बहुत ज़रूरी है। अगला कारक आता है इसका स्थलाकृति। स्थलाकृति कैसी है, मतलब पर्वतीय क्षेत्र है, टापू पे बसा हुआ है, या फिर मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, उसकी स्थलाकृति कैसी है, ये बहुत मायने रखती है। जैसे नेपाल को देख लें तो अधिकांश क्षेत्र उसका पहाड़ी है, कुछ ही क्षेत्र मैदानी है। भूटान को देख लो, अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी है। मालदीव को देख लो, टापू पे बसा हुआ है, कृषि क्षेत्र है ही नहीं, मैदान है ही नहीं, सारा आयात पे निर्भर है। वहीं भारत में मैदान है, उसकी स्थलाकृति ऐसी है तो उसमें उपज होती है, तो वो अपना आत्मनिर्भर है। तो इसलिए स्थलाकृति का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है भौगोलिक कारकों में। और अगला आता है सीमाएं। उस राष्ट्र की सीमाएं कैसी हैं, समुद्री सीमा है या नहीं, मतलब या तो समुद्र या फिर पूरी तरह से स्थलबद्ध देश है, चारों तरफ उसकी समुद्र है ही नहीं, तब दिक्कत हुई। जैसे नेपाल का समुद्री सीमा से टच नहीं है तो उसको व्यापार में दिक्कत होती है, भारत को उसका सहारा लेना पड़ता है कोलकाता पोर्ट का। तो उसकी सीमाएं कैसी हैं, समुद्री सीमाएं हैं नहीं है, या सीमाओं पे किस तरह के राष्ट्र हैं, उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है शक्ति निर्मित करने में। राष्ट्रीय शक्ति का अगला जो तत्व है वो है प्राकृतिक संसाधन। मतलब उस राष्ट्र के पास कितने प्राकृतिक संसाधन हैं, वो प्राकृतिक संसाधनों में आत्मनिर्भर है या दूसरे राष्ट्रों पर डिपेंडेंट है। जैसे भारत का एग्जांपल ले लें तो खनिज तेल के मामले में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, कच्चा तेल वो आयात करता है अपना 80%, तो वो दूसरे राष्ट्र को ऊपर निर्भर है। तो इसीलिए भारत के राष्ट्रीय हित बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे अभी के समय में देखा भी गया था, अभी जो संघर्ष चल रहे हैं दो जगह, उसकी वजह से कच्चे तेल की जो क्राइसिस हो रही थी उसमें भारत को बहुत प्रेशर सहना पड़ा, बहुत दबाव सहना पड़ा रूस से तेल खरीदने के मामले में, कच्चा तेल खरीदने के मामले में। नहीं खरीदेंगे तो भारत में उसके हित बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, तो उसकी शक्ति में दिक्कतें आएगी। जब हित प्रभावित होंगे, जब आर्थिक शक्ति कमज़ोर होगी तो उसके राष्ट्रीय हित भी प्रभावित होंगे उस तरह से। तो इसलिए उसके प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं, उसके पास खनिज तेल है या नहीं है, या खनिज पदार्थ हैं या नहीं है,
ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसी चीज़ को मॉर्गेनथाउ ने भी कहा है कि एक स्थायी कारक, शक्ति का एक स्थायी कारक क्या है कि सापेक्षिक रूप से अन्य राष्ट्र के साथ प्राकृतिक संसाधन किसके पास ज़्यादा हैं, किसके पास कम है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शक्ति के निर्धारण में। अब हम राष्ट्रीय हित के अगले तत्व जनसंख्या की चर्चा कर लेते हैं। स्लाइसर एक विचारक है, इन्होंने कहा कि जब तक उत्पादन और युद्ध के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होगी तब तक यदि अन्य तत्व समान हो जाएं तब भी जनसंख्या जिसके पास ज़्यादा होगी उसका राष्ट्रीय शक्ति ज़्यादा होगी, जनसंख्या का महत्व बढ़ता ही रहेगा। जिस दिन युद्ध में और उत्पादन में लोगों की, मनुष्यों की आवश्यकता नहीं रहेगी उस दिन जनसंख्या का महत्व कम हो जाएगा। और इसी पर आज के समय में काम किया जा रहा है। जिन देशों की जनसंख्या कम हो रही है वहाँ मशीनों का सहारा लिया जा रहा है, रोबोट विकसित किए जा रहे हैं। एक अगले विचारक है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने कहा है कि राष्ट्रों का नाश करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जनसंख्या का निरंतर ह्रास होना है। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर जोर दिया कि जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही राष्ट्रीय हित मजबूत होगा, राष्ट्रीय शक्तिशाली बनेगा राष्ट्र। लेकिन हक्सले का कहना है कि अत्यधिक जनसंख्या होना सुरक्षा और अर्थव्यवस्था अव्यवस्था को जन्म देता है। मतलब अत्यधिक जनसंख्या होना असुरक्षा और अव्यवस्था को स्थान देता है, अव्यवस्था को जन्म देता है। क्यों देता है? क्योंकि ऐसे देशों में सामान्यतः अधिनायकवादी शासन को अपनाया जाता है। इन्होंने एक जनरलाइज टर्म विकसित कर दिया चीन को एग्जाम्पल मान के या यूएसएसआर को एग्जाम्पल मान के, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जिन देशों में जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ गरीबी, भुखमरी, इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, तो वहाँ पर एक अधिनायकवादी सत्ता आ ही जाती है। इसीलिए वहाँ पर क्रांतिकारी परिवर्तन की डिमांड भी की जाती है अत्यधिक जनसंख्या होने से। इसीलिए कहा जाता है कि अत्यधिक जनसंख्या होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जनसंख्या में लिंगानुपात बरकरार हो, बेहतर होना चाहिए, उच्च जीवन स्तर होना चाहिए लोगों का, बेहतर स्वास्थ्य साक्षरता होनी चाहिए कि किस तरह से हम फिट रह सकते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए, जनसंख्या प्रशिक्षित एवं कुशल होनी चाहिए, तभी राष्ट्रीय शक्ति का स्रोत बनेगी जनसंख्या, वरना नहीं बनेगी जनसंख्या। वरना तो जनसंख्या एक सबसे बड़ा पीछे खींचने वाला कारक बन जाएगी। इसी चीज़ को पामर और पार्किंसन ने भी जस्टिफाई किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों में शिक्षा तथा साक्षरता के साथ उनकी धार्मिक और वैचारिक मान्यता तथा उनमें पाए जाने वाले मनोबल ही किसी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाता है। केवल जनसंख्या होने से शक्तिशाली नहीं बनता, उसके पास कुशलता होनी चाहिए, कार्यकुशल होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, तभी वो उसके राष्ट्र के लिए शक्ति का काम करेगा। अब हम राष्ट्रीय शक्ति के अगला कारक तकनीकी की चर्चा कर लेते हैं। तकनीकी आज के दौर का सबसे महत्वपूर्ण कारक है ये। क्यों? क्योंकि तकनीकी के द्वारा ही आज नई नई पद्धतियाँ व नए नए उत्पादक व नए नए बाज़ारों का निर्माण किया जा रहा है। ऑनलाइन चीज़ें हो गई, एक नया मार्केट बन गया, ऑनलाइन बिकने लगा सामान, ऑनलाइन सर्विसेज आने लगी, एक नई चीज़, एक नई व्यवस्था ही निर्मित हो रही है। इसीलिए आधुनिक समय में सबसे बड़ी विशेषता तकनीकी विशेषता मानी जा रही है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है? जैसे युद्ध में देख लो, ड्रोन के रूप में, सैटेलाइट के माध्यम से सारी निगरानी के रूप में, आज जितने भी मिसाइल सिस्टम है सारे तकनीकी माध्यम से चल रहे हैं। जितने भी हेलीकॉप्टर, जितने भी वायुसेना के जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारे तकनीकी के माध्यम से चल रहे हैं। अंतरिक्ष में जो भी हो रहा है वो सब तकनीकी के माध्यम से हो रहा है। इवन समाज का भी बहुत सारा विकास हो रहा है तकनीकी के माध्यम से, जैसे मोबाइल आ गए, लैपटॉप हो गए, या फिर आज के दौर में ऑनलाइन सारी चीज़ें होने लगी। ये सब तकनीकी विकास के माध्यम से हो रहा है। तो तकनीकी जिस देश के पास जितनी ज़्यादा उच्च होगी, जितनी ज़्यादा विकसित होगी, उतना ही वो देश सक्षम, उतना ही उसका राष्ट्रीय हित मजबूत होगा, उतना ही वो शक्तिशाली बनेगा। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यूएसए ने जापान पर बम गिराया था, उस समय के बाद से परमाणु शक्ति, ये भी तकनीकी का ही महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है। तो तकनीकी जितनी ज़्यादा विकसित, उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली देश, उतना ही ज़्यादा प्रभुत्व उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उतना ही उसका राष्ट्रीय शक्ति जो है मजबूत हो जाएगी।
राष्ट्रीय शक्ति के अगले तत्व को हम चर्चा कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं विचारधारा। वेंडल फोर्ड एंड लिंकन 2 विचारक हैं। इन्होंने विचारधारा को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों एवं लक्ष्यों से संबंधित विचारों का निकाय है। विचारधारा और कुछ नहीं, किसी देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और उसके लक्ष्यों से संबंधित विचारों का एक समुच्चय है, एक निकाय है, और जो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योजना तैयार करता है। एक ऐसा निकाय जो किसी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मूल्यों और उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजना तैयार करता है, उसी को हम बोलते हैं विचारधारा। मॉर्गेनथाउ ने अलग तरह से विचारधाराओं को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनाया है। उन्होंने विदेश नीति में विचारधाराओं के महत्व को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने 3 प्रकार से माना। ये जैसे यथास्थितिवादी विचारधारा, उसमें उन्होंने माना कि कोई देश शांति या अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप कार्य करना चाहता है, वो जैसा है वैसा बने रहना चाहता है, उसको वो छेड़छाड़ नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो यथास्थिति विचारधारा को अपनाता है। दूसरा साम्राज्यवादी विचारधारा, कोई देश आक्रामक विदेश नीति को अपनाता है तो वो साम्राज्यवादी विचारधारा को अपनाता है। और अंतिम प्रकार है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की विचारधारा, मतलब आत्मनिर्णय, मैं स्वयं में सफिशिएंट है, मैं किसी से कुछ नहीं करूँगा, मैं जैसा हूँ मैं अपने हिसाब से अपने दम पर सारा काम करूँगा, वो आत्मनिर्णय की विचारधारा के आधार पर चलता है। इस तरह मॉर्गेनथाउ ने विदेश नीति में विचारधारा के महत्व को अपनाया। ये विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे पूंजीवादी विचारधारा है या फिर साम्यवादी विचारधारा है। किस तरह की विचारधारा, किस तरह की शासन व्यवस्था की विचारधारा, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे यूएसए का एग्जाम्पल लें तो यूएसए जो है लोकतंत्र को और मानवाधिकार को और विश्व शांति की अपनी विचारधारा को केंद्र में रखकर अपनी हितों को पूरा करने का प्रयास करता है और सभी देशों पर इन्हीं विचारधाराओं के आधार पर अपना प्रभुत्व जमाता है। अब हम राष्ट्रीय शक्ति के अगले तत्व मनोबल की चर्चा कर लेते हैं। एक विचारक है मॉर्गेनथाउ। इन्होंने राष्ट्रीय मनोबल को ऐसे निश्चय के रूप में बताया है और निश्चय का ऐसा अनुपात बताया है, मतलब एक ऐसा संकल्प जिसके अनुसार एक राष्ट्र शांति या युद्ध के समय अपनी सरकार की विदेश नीति का समर्थन करता है या नहीं, इस बात के निश्चय को दर्शाता है मनोबल। इसीलिए मनोबल में उत्साह, विश्वास, पात्रता, साहस तथा आस्था जैसे गुणों को सम्मिलित किया जाता है और मनोबल के द्वारा ही लोगों को राष्ट्र के प्रति त्याग और बलिदान के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब लोगों को प्रोत्साहित करने का कारक भी यही बनता है मनोबल, जिससे वो राष्ट्र के प्रति बलिदान दे सकें, त्याग कर सकें राष्ट्र के लिए। इसको प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं, जैसे राष्ट्रीय चरित्र है, संस्कृति है, नेतृत्व है, सुयोग्य सरकार है, परिस्थितियां हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो मनोबल को प्रभावित करती हैं। अब हम राष्ट्रीय शक्ति के अगले तत्व राष्ट्रीय चरित्र की चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राष्ट्र के लोगों से ही निर्मित होता है। लेजरिज एक विचारक हैं, इनका मानना है कि जैसे इतिहास में दर्ज है ये सारी चीज़ें, इतिहास इसका साक्षी है कि प्रत्येक देश का नागरिक या निवासी उसके अंतर्गत गुण और अवगुण दोनों पाए जाते हैं और इन्हीं गुण और अवगुण को मिलाकर ही राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। और ये राष्ट्रीय चरित्र दुनिया के सभी देशों में अलग अलग होता है। जैसे देश बदलेगा उसी हिसाब से उसका राष्ट्रीय चरित्र भी बदल जाएगा। पामर और पार्किंसन ने इसको एक्सप्लेन भी किया है। जैसे पामर और पार्किंसन के अनुसार इंग्लैंड वासियों का राष्ट्रीय चरित्र कैसा होगा, वो कॉमन सेंस के अनुसार काम करेंगे। रूसियों का राष्ट्रीय चरित्र कैसा होगा, वो अटूट और जुझारूपन के साथ उनका राष्ट्रीय चरित्र निकल के आता है। यूएसए में खोज करता है या संसाधनों की पूर्णता के ऊपर वो उनका ध्यान रहता है लोगों का। और जो चाइनीज़ हैं या चीनी जो लोग हैं वो सार्वभौमिक अपरिवर्तनशीलता पर ध्यान देते हैं। वो कहते हैं कि परिवर्तन हो ही ना, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। इस तरह से प्रत्येक देश का राष्ट्रीय चरित्र अलग अलग होता है
उसकी सभ्यता, संस्कृति और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसके लोगों के गुण अवगुण उन्हीं से ही राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। इसीलिए हर एक देश का अपना अलग अलग होता है। अब हम राष्ट्रीय शक्ति का अगला और अंतिम कारक की चर्चा कर लेते हैं, अंतिम तत्व की चर्चा कर लेते हैं, जो है नेतृत्व। नेतृत्व एक ऐसा कारक है जो बहुत महत्वपूर्ण निभाता है, केंद्रीय भूमिका होती है। बिना नेतृत्व के ना तो राज्य का निर्माण हो सकता है और ना ही तकनीकी का विकास हो सकता है और ना ही कोई देश विकसित हो सकता है। यहाँ तक कि मनोबल भी नहीं बढ़ाया जा सकता किसी देश का। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब युद्ध होता है उस समय में एक नेतृत्व की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। युद्ध में तो होती ही है, जैसे हम देख सकते हैं वर्तमान समय में रूस में व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे नेतृत्वकर्ता के रूप में वो अपने देश का नेतृत्व कर रहे हैं। या हम देख सकते हैं जेलेंस्की को यूक्रेन में, वो उनका नेतृत्व देख सकते हैं कितना ज़रूरी है वो नेतृत्व। या हम देख सकते हैं इजराइल में नेतन्याहू का, उनका नेतृत्व वो कितना ज़रूरी है इस समय में उनके लिए। लेकिन वहीं शांति के समय में भी देखें पीएम मोदी का नेतृत्व भारत के लिए वो क्यों ज़रूरी है, शांति के समय में भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि कूटनीति संबंध बनाने में भी नेतृत्व का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज के समय में भारत के जो संबंध बन रहे हैं उसमें नेतृत्व का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो इसलिए नेतृत्व के बिना तो राष्ट्र अधूरा है। तो नेतृत्व बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है शक्ति के निर्माण में। अगर नेतृत्व बहुत शक्तिशाली हुआ, मजबूत हुआ, तो राष्ट्र की शक्ति अपने आप ही बढ़ जाती है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट भी है gsmantra.in, उसको भी एक बार विजिट करें।